नमस्ते स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का आरपीसी अड्डा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर रेगुलर बेसिस पर हम सब आप सबके लिए मशीन आवर रेट का जो टॉपिक है उसको जो है वो देख रहे थे। और मशीन आवर रेट के लास्ट के 2 पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो मशीन आवर रेट है वो निकाली जाती है और जो मशीन प्रति घंटा दर के ऊपर जो काम कर रही है तो उसकी रेट को किस तरीके से निकाला जाता है। तो ये सारी कारखाना उपयोग अवशोषण की विधियां होती है, उसमें हमारा एक मेथड ये भी होता है मशीन आवर रेट, वो हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि मशीन आवर रेट के लिए जो मैंने बताया था कि किसी उपकारी पर अगर मान लो मशीन चल रही है या लाइट्स के पॉइंट है या फिर हम रेंट है या ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस, उसको हम अप्रोप्रिएट क्या करते हैं कि एक जो है वो रेशियो में उसको अनुभाजन करते हैं। ठीक है ना। तो रेशियो में जो अनुभाजन करते हैं वो क्या होता है कि पर्टिकुलर जो मशीन से रिलेटेड है उसी को करते हैं। ये भी आपको मैंने बता दिया था। जैसे रेंट की बात करूं तो जो रेंट मशीन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या करते हैं, फ्लोर एरिया में बांटते हैं। तो रेंट का अनुभाजन फ्लोर एरिया में करेंगे। अगर कोई लाइट पॉइंट है और पूरी फैक्ट्री के अंदर अगर लाइट के 16 पॉइंट हैं और उसमें से 4 पॉइंट अगर मान लो हमारे मशीन से रिलेटेड है तो हम जो टोटल लाइट पॉइंट्स के जो खर्चे हैं उसको 16 को उसी अनुपात में यानी कि जो मशीन से रिलेटेड है उसको हम बांटते हैं। डायरेक्ट वेजेस को हम इनडायरेक्ट में जो है वो हमारी जो इनडायरेक्ट वेजेस होती है उसको डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में हम उसको अपोर्शनमेंट करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे बिंदु हमने देख लिए थे। अगर डेप्रिसिएशन है तो उसको हम असेट की वैल्यू में बांटेंगे। ये सारी चीजें जो है वो लास्ट के सेशन के अंदर हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज के पार्ट 3 के अंदर मशीन आवर रेट से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए थे। ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को यहाँ पर जो है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पार्ट 3 हमारा मशीन आवर रेट मेथड का। ठीक है, तो टॉपिक चल रहा है अपना मशीन आवर रेट। मशीन कंट्रोल विधि, इसको हम समझ रहे थे और इसके अंदर आपको मैंने अनुभाजन के आधार बना दिए थे। ठीक है ना, कि रेंट को फ्लोर एरिया में, ठीक है ना, लाइट्स का जो खर्चा है उसको नंबर ऑफ लाइट पॉइंट में, ठीक है, डेप्रिसिएशन को असेट की वैल्यू के अंदर, चाहे इंश्योरेंस हो जाए, ऐसे बहुत सारे खर्चे जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। ठीक है, इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस के अंदर। ठीक है, अगर आपको पावर दे रखा है तो उसको हॉर्स पावर में, जो भी आपको किलोवाट दे रखे हैं उसी के रेशियो में उसको हम जो है वो बांटेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, इसको हम यहाँ पर सोल्व करने जा रहे हैं। तो इसको समझिए पूरा सिस्टमेटिक तरीके से। इसमें से भी आपको पता हो तो मैंने लास्ट के क्लास में इस क्वेश्चन को सोल्व करवा दिया था। इसमें हमने अलग अलग आधार लिए थे। ठीक है ना, जैसे परसेंटेज बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर, परसेंटेज बेस्ड ऑन प्राइम, जो हमारा प्राइम कॉस्ट है उसके बेस पे भी हमने कर लिया था। परसेंटेज बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर के रूप में भी हमने इसको कर लिया था। और उसके बाद हमने देखा था परसेंटेज बेस्ड ऑन मशीन आवर रेट। तो मैंने कहा था कि अगर इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से किया जाए तो अलग अलग आधार पर इसको हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम जो सोल्व करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन सिर्फ क्या मशीन आवर रेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मशीन आवर रेट से रिलेटेड ही मैं सीधा आपको सोल्व करवा के बताने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा था, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री फॉर अ सर्टेन पीरियड, यानी कि एक निश्चित समय अवधि के लिए क्या दे रखा है आपको, इस विभाग के द्वारा निर्मित एक कुछ क्रियाविधियां दे रखी है कि जो मशीन के उत्पादन से संबंधित है, जिसमें बता रखा है कि हमारा मटेरियल कितना यूज में लिया हमने 30,000 रुपए का, डायरेक्ट वेजेस कितनी लगी हमारी, हमारा प्रत्येक श्रम लगा है 15,000 रुपए का, हमारे कुछ कारखाना उपरिव्यय हुए थे, फैक्ट्री ओवरहेड्स वो हुए 8,550 रुपए के। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, वर्किंग आवर्स इन वन शिफ्ट, नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं हमें, नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे कितने हैं, 10 वर्कर्स हैं, और एक शिफ्ट के अंदर कितनी वर्किंग होती है तो 8 आवर्स की होती है, यानी कि मशीन यूं मान लेना कि 3 शिफ्ट चलती है तो 8-8 घंटे की एक एक शिफ्ट होती है। तो एक शिफ्ट में 8 घंटे होते हैं, नंबर ऑफ वर्कर कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां दे रखी है, क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, वर्किंग डेज कितने अपने पास 75 डेज दे रखे हैं, और हमें दे रखे हैं मशीन आवर्स, मशीन आवर हमें कितने दे रखे हैं, तो वो दे रखे हैं हमें 9000, यानी कि 9000 हमें मशीन घंटा दे रखे हैं। तो हम क्वेश्चन को मशीन घंटा दर के अनुसार ही करेंगे, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या कह रहे हैं आपको कि कुछ आइडल आवर्स हुए, और मैंने आपको बताया था आइडल आवर्स क्या होते हैं, ऐसा समय तब जब मशीन पे कोई कार्य नहीं हुआ लेकिन मशीन चल रही थी, तो ऐसा 5% आइडल टाइम है। ये आइडल वो आदर्श वाला नहीं है। यहाँ पर आइडल का मतलब क्या है, आइडियली, आइडल का मतलब कार्यहीन समय, वह समय जब उत्पादक पर कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। और मैंने आपको इस बात को समझाया भी था
कि अगर आपने लेबर टॉपिक पढ़ा हो तो लेबर टॉपिक के अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब एक मजदूर कार्यस्थल पर आता है, कार्यस्थल पर आने जाने का समय, किसी उपकार्य से किसी मटेरियल को दूसरे उपकार्य को पर पहुंचाने का जो समय होता है, या हम कह सकते हैं कि उनका रेफ्रेशमेंट का होता है, टी रेफ्रेशमेंट, वो लंच करते हैं, ये सारे काम क्या होते हैं, आइडल टाइम होते हैं। जब व्यक्ति कार्य पर तो है, वर्क प्लेस पर मौजूद तो है, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ऐसे समय को कार्यहीन समय कहा जाता है। ठीक है, और मैंने बताया था कार्यहीन समय दो प्रकार का होता है, आइडल टाइम टू टाइम का होता है। एक होता है नॉर्मल आइडल टाइम और दूसरा होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम को क्या होता है कि आपको उसकी कॉस्ट को बियर करना पड़ता है, मतलब वहन करना पड़ता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? उसका एक सीधा सा रीजन है, क्योंकि आप किसी मजदूर को क्या लंच खाने से रोक सकते हैं, तो चाय पीने से रोक सकते हैं। जब वो एक उत्पादन से दूसरे उत्पादन विभाग पर जाएगा तो उसने 5 मिनट का समय लिया, तो उसको रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो आपकी उत्पादन प्रक्रिया का भाग है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, और उसको अगर आपने रोका तो कार्य जो है वो प्रभावित होगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति लंच करेगा तो उसकी कार्यस्थल पर क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये नॉर्मल आइडल टाइम होता है, और उसको हम क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं कि जो हम इकाइयां उत्पादित कर रहे हैं उसमें नॉर्मल आइडल टाइम का टाइम भी उस उत्पादन इकाइयों में हम प्लस कर देते हैं। इससे क्या होता है कि प्रति इकाई लागत हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हमारी बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल आइडल टाइम है, ऐसा कोई कार्यहीन समय है जो कि सामान्य परिस्थितियों के अनुसार नहीं होता है, जैसे मान लो लॉकआउट हो गया, तालाबंदी हो गई, मजदूरों कर्मचारियों ने अपनी सैलरी बनवाने के लिए स्ट्राइक कर दिया है, बोनस को लेकर कोई विवाद चल रहा है, ठीक है ना, फैक्ट्री के अंदर अचानक से कोई आग लग गई जो कि रेगुलर प्रोसेस नहीं है, इस दौरान जो कार्य बंद होता है वो एबनॉर्मल आइडल टाइम होता है। और एबनॉर्मल आइडल टाइम का कहीं पर भी हो, पूरी कॉस्टिंग के अंदर एक ही ट्रीटमेंट होता है, और वो होता है कॉस्टिंग पी&एल। कहा जाता है, ये कॉस्टिंग पी&एल के अंदर जाता है। जैसे हमारी फाइनेंशियल अकाउंटेंसी के अंदर हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल पी&एल बनाते हैं हमारे खर्चों के लिए, सैलरी है, प्रिंटिंग स्टेशनरी कमीशन के लिए, जिस तरीके से हम क्या करते हैं हमारे जो पी&एल के डेबिट साइड में इनको लिखते हैं, वैसे ही कॉस्टिंग पी&एल होता है। कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है कि अगर कोई एबनॉर्मल आइडल टाइम है या कोई एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है तो उसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, और वो होता है कॉस्टिंग पी&एल के अंदर, लागत लाभ हानि खाते के अंदर ले जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एबनॉर्मल खर्चा हो उसको हम कहा ले जाएंगे, कॉस्टिंग पी&एल के अंदर। और अगर कोई नॉर्मल खर्चा है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कहीं पर ले जाते नहीं है, बल्कि रिमेनिंग इकाइयों की हम जो है वो लागत बढ़ा देते हैं, है ना। जिसमें एग्जांपल आपको मैं देता हूं, यहां पर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो हम बात करें कोयले की फैक्ट्री है, और वहां पर गीली लकड़ी का कोई कोयला आया है, कोई गीली लकड़ी आ रही है, तो जब उसको गीली लकड़ी को भरा होगा तब वजन ज्यादा था, लेकिन वो कुछ समय बाद सूख जाती है तो उसका वजन कम हो जाता है। तो कम होने की वजह से क्या हुआ कि जितना वजन कम हुआ ना, मान लो कि 1000 किलो की लकड़ी थी और 5 किलो का वजन उसमें कम हो गया, तो 995 किलो जो वजन बचा है ना, तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट के अंदर 995 का डिवाइड करके बची हुई इकाइयों का मूल्य हम बढ़ा देते हैं। ऐसी चीजों का ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है। हालांकि यहाँ पर तो हमारा क्या है, 5% जो है वो हमको आइडल टाइम दे रखा है, मैन एंड मशीन आवर्स का, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन द जॉब कैरिड आउट इन द डिपार्टमेंट ड्यूरिंग सच पीरियड द रिलेवेंट डेटा वेयर, कुछ डेटा दे रखे हैं इस अवधि में, कुछ उपकार्य से संबंधित कुछ तथ्य दे रखे हैं। वो क्या दे रखे हैं कि मटेरियल यूज हुआ है, किसी पर्टिकुलर जॉब कार्य पर मटेरियल यूज हुआ है 4800 रुपए का, ठीक है। लेबर आवर लगे हैं नेट 660 यानी कि 660, मशीन आवर्स नेट लगे हैं 780, और हमने जो मजदूरी चुकाई है वो कितनी चुकाई है, हमने मजदूरी चुकाई है 2600 रुपए की, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बाय यूजिंग 5 मेथड्स, लेकिन हम क्या करेंगे इस 5 मेथड की जगह, ठीक है, यूजिंग हम यहां पर कर देते हैं मशीन आवर रेट मेथड, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा मशीन आवर रेट पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में केवल और केवल मशीन आवर रेट मेथड से इस क्वेश्चन को उपयोग के अवशोषण की आपको क्या करना है, मशीन आवर विधि का, मशीन घंटा दर विधि का प्रयोग करते हुए हमको क्या करना है, लागत का एक पत्र तैयार करना है, ठीक है। तो हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को बिना किसी देरी के। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ जॉब, किस कॉस्ट ऑफ जॉब का कर रहे हैं, ये उपकारी पर यानी कि 115 नंबर है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा था 115 उपकारी नंबर जो है उससे ऊपर जो है कॉस्ट के अंदर इसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ जॉब, यानी कि उपकारी नंबर 115 पर हमको ये चीजें दे रखी है, इसको हम देख लेते हैं। तरीके से इसका फॉर्मेट बनेगा। के अंदर क्या करेंगे हम, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर के अंदर क्या करेंगे, कॉस्ट की डिटेल्स को यहाँ पर लिख लेंगे सारी, और इधर हमारा मेथड कौन सा चलेगा, मशीन आवर रेट। तो इसके अंदर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल इस मशीन के ऊपर कितना लगा है, वो लगा है 4800 रुपए का, और डायरेक्ट वेजेस कैसी लगी है, 2600 रुपए लगी है। तो हम प्राइम कॉस्ट के अंदर इनको ऐड करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अगर हम तैयार करते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड, यहाँ हमारा मटेरियल आ जाएगा, और यहाँ हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ हमारी वेजेज आ जाएगी, यानी कि हमारी मजदूरी आ जाएगी। डिटेल्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ये हमारी आ चुकी है। अब हमको क्या करना है कि हमारी जो मटेरियल है इसको यहाँ पर लिखना है। हम किस मेथड से इसको सोल्व कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मशीन आवर रेट से, मशीन आवर रेट मेथड से, ठीक है। तो हमारा मटेरियल कितना है, क्वेश्चन को देख लेते हैं वापस। हमारा इस क्वेश्चन के अंदर मटेरियल है हमारा 4800 रुपए का, ठीक है, और हमारी वेजेस कितनी पेड करी हमने, हमने वेजेस पेड करी है 2600 रुपए की। 4800 रुपए का हमारा मटेरियल है और 2600 रुपए की हमने मजदूरी पे करी है, ठीक है। तो इन दोनों को लिख लीजिए, मटेरियल हमारा आ जाएगा 4800 रुपए, वेजेस हमारी हो गई 2600 रुपए की, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनकी हम टोटलिंग कर देंगे, इनकी टोटलिंग हमारी आ जाएगी, तो हमारी क्या आ गई, एक तरह से प्राइम कॉस्ट आ गई। और प्राइम कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी, प्राइम कॉस्ट बोलो, इसको बेसिक कॉस्ट बोलो, या इसको फर्स्ट कॉस्ट बोलो, एक ही बात है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब हम तीनों को मिलाते हैं तो हमारी प्राइम कॉस्ट आती है। तो ये तीनों ही जो इनडायरेक्ट जो एड होते हैं ना, वो हमारे ओवरहेड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, ओवरहेड्स बनते हैं, ऐसा आपने स्टेटमेंट कॉस्ट के अंदर पढ़ा होगा। तो डायरेक्ट मटेरियल हमें दे रखा है 4800 रुपए का, 2600 रुपए का हमें दे रखा है वेजेस। तो प्राइम कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो हमारी प्राइम कॉस्ट हो जाएगी 0 0 8 और 14 और 1 इधर आ जाएगा, यानी कि 7400 रुपए की हो जाएगी। 7400 रुपए की हमारी क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। इस प्राइम कॉस्ट में हमको क्या ऐड करना है, हमको फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने हैं। क्या ऐड करने हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अगर प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करेंगे तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। तो ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। और हमें यही तो ज्ञात करना है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स हम किस तरीके से यहां पर निकालेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए क्या करेंगे, अलग अलग चीजें चार्ज करते हैं। अगर मैं बात करूं परसेंटेज बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, हालांकि हमारे यहाँ पर कोर्स में है ही नहीं, क्योंकि ये अलग अलग मेथड्स होते हैं और हम सिर्फ मशीन आवर रेट को पढ़ रहे हैं। तो डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन डिपार्टमेंटल डायरेक्ट मटेरियल करते हैं। वैसे ही परसेंटेज डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट है, तो सभी के न्यूमरेटर में तो फैक्ट्री ओवरहेड ही आएंगे हमेशा। जो हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, तो दे रखे हैं 8550 रुपए के, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा। तो हमारा टॉपिक अगर लेबर आवर रेट होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन डिपार्टमेंटल नेट लेबर आवर्स कर देते हैं। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मशीन आवर रेट। तो हमारे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड जो कि 8550 रुपए है, डिवाइड हो जाएगा डिपार्टमेंटल नेट मशीन आवर्स। और नेट मशीन आवर्स कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था, जो मशीन आवर हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 9000, उसमें से जो आइडल मशीन आवर्स हैं उसको हम लेस कर देंगे। जो 5% क्या हुआ कि मशीन चली तो थी लेकिन उसने उस समय कोई उत्पादन नहीं किया था। एक तरीके से हम क्या निकाल रहे हैं, इफेक्टिव मशीन आवर निकालेंगे। और इफेक्टिव निकालने के लिए मशीन आवर रेट में से जो हमारा आइडल मशीन आवर दे रखा है 5%, उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इसमें हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्लेस में हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, पहले उसको समझाओ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में वो ले लेता हूं। हम निकाल रहे हैं मशीन आवर रेट, मशीन आवर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिपार्टमेंटल फैक्ट्री आवर्स, जो हमारे डिपार्टमेंटल फैक्ट्री आवर्स जो भी हो रहे हैं, ऑन नेट मशीन आवर्स। और इसी नेट मशीन आवर्स को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव मशीन आवर्स। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव
मशीन आवर्स भी बोलते हैं। तो देखो हमें दे रखे डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड कितने दे रखे हैं, 8550 दे रखे हैं, डिवाइड बाय हमें नेट मशीन आवर्स निकालने हैं, तो टोटल हमें मशीन आवर कितने दे रखे हैं 9000। इसमें से हमको 5% क्या करने हैं, लेस करने। क्यों? क्योंकि हमारा आइडल दे रखा था 5% आइडल मेन आवर्स एंड मशीन आवर है, लेकिन मेन आवर्स तो हमें काम लेने ही नहीं, क्योंकि लेबर आवर रेट को तो हम सोल्व कर नहीं रहे, हम कर रहे हैं मशीन आवर रेट का। तो इसमें से 5% लेट हो जाएगा, तो 9000 का 5% लेस कर दो, 9545 ना। तो 450 इसमें से लेस हो जाएगा, कितना लेस हो जाएगा 450। तो 9000 में से 450 लेस हो जाएगा, तो ये आएंगे 8550, यानी कि जितना हमारा खर्चा है उतने ही हमारे आवर्स आ रहे हैं। तो हम डिवाइड कर देंगे 8550 का, तो हमारा नेट कितना आ जाएगा 1 रुपीज आ जाएगा। 1 रुपीज क्या आ जाएगा, एमएचआर आ जाएगा। यानी कि मशीन आवर रेट पर कितना लग रहा है, 1 रुपया प्रति घंटा लग रहा है। मशीन आवर रेट की हमारी कॉस्ट क्या आ रही है 1 रुपीज पर आवर, क्योंकि हमारा फैक्ट्री ओवरहेड भी 8550 है, और हमने जो इफेक्टिव मशीन आवर्स निकाले, कैसे निकाले, 9000 में से 5% लेस किया, तो 9000 का 5% 450 हुआ। 450 अगर हम लेस करते तो 8550 आ जाएंगे। तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो 1 रुपीज हमारे एमएचआर की रेट आ जाएगी। ठीक है, एक बार यहां तक देखो। फिर हम देखते हैं कि हम जो प्राइम कॉस्ट हमारी आ गई थी 7400 रुपए, जो हमारे प्राइम कॉस्ट आ गई 7400 रुपए, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे फैक्ट्री ओवरहेड जो हमारे हो रहे हैं संस्थान में, उसको यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। देखो कितना देर का है, हमें देर का है क्वेश्चन में, एक बार गिवन देखते हैं। लेबर आवर्स दे रखे नेट 660, और हमें मशीन आवर्स दे रखे नेट। देखो मशीन आवर रेट अगर ग्रोस दे रखे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें से लेस करते हैं नेट निकालने के लिए, लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें नेट दे रखे हैं, तो 780 हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे एक तरह से फैक्ट्री ओवरहेड्स हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, 780 को यहाँ पर ऐड करेंगे, आ जाएगा 0 8 7 और 4 11 और 1 इधर जाएगा, 8180 रुपए आ जाएंगे। 8180 रुपए क्या आ जाएंगे, ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आपके स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी तैयार हो रहा है। प्राइम कॉस्ट का भाग होती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जब मिलते हैं तो प्राइम कॉस्ट होती है, और प्राइम कॉस्ट के अंदर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं तो हमारे फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को ऐड करते हैं तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे चले जाते हैं, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है। और टोटल कॉस्ट में फाइनली यहाँ तक का भाग हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है, उसके बाद हम जो प्रॉफिट ऐड करते हैं वो हमारी फाइनेंशियल कॉस्टिंग का पार्ट होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर टोटल कॉस्ट में जब प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो हमारी एक्चुअल सेल वैल्यू आ जाती है, जिस वैल्यू पे हम उसको सेल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो मशीन आवर रेट जो निकाली हमने, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, वो कितनी आई थी 1 रुपीज पर मशीन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1 रुपीज पर मशीन हो जाएगी। आया समझ में, जो कि यहां पर हमने सोल्व भी कर दिया है। ठीक है, ये जो 1 रुपीज हमने निकाला है ये क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 देखिए आप। एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है आपको, इन अ फैक्ट्री डिपार्टमेंट अ मशीन कॉस्ट रुपीज 10,500। ये आपको बोल रहे हैं कि एक फैक्ट्री के अंदर क्या हुआ है, डिपार्टमेंटल के खर्चे हुए हैं, कितने हुए हैं, मशीन के ऊपर 10,500 रुपए। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल वर्क फॉर अबाउट 20,000 आवर्स, और ये एज्यूम किया गया है कि ये मशीन 20,000 घंटे चलेगी। कितनी, जैसे हम अकाउंटेंसी के अंदर डेप्रिसिएशन पढ़े होंगे आपने, तो हम क्या करते हैं, हमारी मशीन है या कोई हम खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो मशीन को खरीदने के दौरान जितने भी खर्चे आते हैं, उस मशीन को स्थापित करने के सारे खर्चे मशीन में जाते हैं, न कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। जैसे एक मशीन मैंने 9,000 रुपए की खरीदी और उसको स्थापित करने में 1,000 रुपए का खर्चा आया, तो मेरे मशीन की कॉस्ट क्या रहेगी 10,000 रुपए रहेगी। आपको पता होगा, क्योंकि हम मशीन को लाने से लगाकर उसको स्थापित करने तक का सारा खर्चा मशीन के अंदर ऐड करते हैं। तो हमने हालांकि डिप्रिसिएशन के अंदर मेथड पढ़ा होगा
ठीक है ना। तो आपको पता है कि मशीन कितनी की, 10,500 रुपए की। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल वर्क फॉर अबाउट 20,000 आवर्स, और ये माना गया कि ये मशीन 20,000 घंटे काम करेगी। एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट ₹500। और अंत में हमें कितना मिलेगा, हमें अवशिष्ट मूल्य के रूप में, स्क्रैप वैल्यू के रूप में 500 रुपए मिलेगा। मतलब ऐसा मान के चले कि 500 रुपए में मिलेंगे अंत में। द रेंट ऑफ फैक्ट्री डिपार्टमेंट इज 8,800। ठीक है, फैक्ट्री का रेंट दे रखा है, द रेंट ऑफ द फैक्ट्री दे रखा है हमको 800 पर मंथ। एंड ये जो 800 रुपए पर मंथ है, इसमें से 25% 25% ऑफ द एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट इज यूटिलाइजेशन फॉर द कंडक्टिंग द मशीन। ये कह रहे हैं कि इसका जो खर्चा है कितना, 800 रुपए का, इसमें से 25% जो है वो मशीन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, हमारी मशीन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं, one supervisor and one attendant are employed on the salary of 2,000 and ₹100 per month। ये भी कह रहे हैं कि एक यहाँ पर एक अटेंडेंट काम करता है और एक एम्प्लॉय काम कर रहा है। ठीक है, मतलब एक सुपरवाइजर और एक अटेंडेंट जो काम कर रहा है, ये जो दोनों एम्प्लॉय हैं, इनकी सैलरी बता रखी है। एक की 200 रुपए पर मंथ है, एक की 100 रुपए पर मंथ है, रेस्पेक्टिवली टू वर्क ऑन वन मोर मशीन ऑफ अ सिमिलर टाइप। और ये क्या करते हैं, ऐसे ही एक सिमिलर अन्य मशीन पे भी काम करते हैं। तो एक मशीन के लिए क्या हो जाएगा, इनका खर्चा आधा हो जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, एक सुपरवाइजर है जो मंथली 200 रुपए पे काम कर रहा है और वो सिमिलर एक और अन्य मशीन पे काम कर रहा है। तो 200 रुपए को हम क्या करेंगे, सिमिलर का मतलब क्या हुआ कि 1:2 के रेशियो में इनके खर्चों को हम बांट देंगे, इनकी सैलरी को 1:2 में बांट देंगे, आधी आधी दोनों मशीनों पे हो जाएगी। वैसे ही सेम अटेंडेंट का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द एक्सपेंसेस ऑफ द मंथ इनकर्ड इन डिपार्टमेंट आर एज फॉलो। ये कह रहे हैं कि ये जो मंथली बेसिस पर जो एक्सपेंसेस हुए हैं, जो खर्चे हुए हैं, उनको इस तरीके से हमको बता रखा है। वो खर्चे क्या आगे देखेंगे। लाइट चार्जेस फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ ₹80। ये कह रहे हैं कि लाइट का चार्ज कितना आया टोटल डिपार्टमेंट के अंदर, 80 रुपए का आया उस विभाग के अंदर। हैविंग 16 पॉइंट्स इन ऑल। ये कह रहे हैं कि उस लाइट पर 80 रुपए का खर्च आया, जिसमें उस डिपार्टमेंट में टोटल 16 लाइटें कितनी है, 16 पॉइंट है। इन आउट ऑफ विच ओनली 4 पॉइंट्स आर यूज्ड एट दिस मशीन। ये कह रहे हैं कि मशीन जो 80 रुपए का जो डिपार्टमेंटल कॉस्ट आई लाइट की, उसके अंतर्गत 16 पॉइंट है टोटल, और उसमें से मशीन से रिलेटेड कितने हैं, मशीन से रिलेटेड 4 पॉइंट है। तो इसको यूज सोल्व करेंगे। जो हमारे लाइट का खर्चा है ना, उसमें से मशीन का कितना है, ये है। तो इस तरीके से मशीन पे चला जाएगा, क्योंकि 16 में से 4 मशीन से रिलेटेड है। यहाँ पर भी हमको क्या बोला है कि 800 रुपए का जो रेंट है, हम रेंट को कैसे बांटेंगे, जो हमारा 800 रुपए का रेंट है, इसको हम बांटेंगे 25% मशीन पर। तो 25% यानी कि 200 रुपए किस पे चला जाएगा, मशीन पे चला जाएगा। हमें डेप्रिसिएशन बता रखा है मशीन की कॉस्ट का, हालांकि इसको आगे सोल्व करेंगे। डेप्रिसिएशन को ऐसे निकालेंगे, 10,500 रुपए की कॉस्ट है, उसमें से हमें क्या बोल रहा है कि 500 रुपए हमारी स्क्रैप वैल्यू जो लेस हो जाएगी, डिवाइड बाय 20,000 घंटे मशीन चलेगी, तो उसको हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से आपको रो रूप में आपको यहाँ पर चीजें छोटी मोटी मैं बता रहा हूँ, आगे हम इसको डेप्थ में देखने वाले हैं। अच्छा, अटेंडेंट और दोनों की सैलरी कैसे निकालेंगे, तो अटेंडेंट की और उनकी ऐसे निकलेगी। जो अटेंडेंट है, और यहां पर कर दो आप सुपरवाइजर। ये कह रहे हैं कि ये सिमिलर और मशीन पे भी काम करते हैं। तो 1 सुपरवाइजर एंड 1 अटेंडेंट आर एम्प्लॉयड ऑन एन सैलरी ऑफ ₹2,000 एंड ₹100 पर मंथ। तो 200 रुपए किसकी है, सुपरवाइजर की है। तो सुपरवाइजर जो 200 रुपए में काम कर रहा है ना, इसका 1/2 कर देंगे इस मशीन के लिए 100 रुपए, और जो अटेंडेंट 100 रुपए में काम कर रहा है, उसका भी 1/2 कर देंगे 50 रुपए। क्यों, क्योंकि सिमिलरली रेस्पेक्टिवली या किसी अन्य मशीन के ऊपर भी ऐसा कैसा काम कर रहा है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से हम क्या मानेंगे कि 50-50% दोनों ही मशीन से रिलेटेड है। क्या तक समझ में आया आपको, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्या बोला है, मशीन ऑफ इक्वल आवर्स पावर ₹360, इनडायरेक्ट भी वेजेस दे रखी है। ये क्वेश्चन को पूरा हिंदी में आपके लिए, एक कारखाने के विभाग में एक मशीन की कीमत 10,500 रुपए, उम्मीद है कि ये लगभग 20,000 घंटे काम करेगी और इसकी स्क्रैप वैल्यू 500 रुपए आकी गई है। कारखाना विभाग का किराया प्रति माह 800 रुपए है और विभाग के क्षेत्र का 25% इस मशीन से रिलेटेड है। ठीक है, आगे क्या बोला, एक पर्यवेक्षक और एक परिचर, जिसको हम बोलते हैं अटेंडेंट, वो समान प्रकार की एक और मशीन पर काम करने के लिए दिए गए हैं, जिसमें क्रमशः 200 और 100 रुपए खर्च हुए हैं। तो सिमिलर के हिसाब से इसके आधे आधे जो है वो दूसरी मशीन के लिए भी हो जाएंगे। ठीक है, विभाग में किराए के विभाग के लिए लाइट खर्च हुआ है 80 रुपए का, इसमें से टोटल 16 पॉइंट है, और इसमें से 4 अंक 4 पॉइंट किससे रिलेटेड है, 4 पॉइंट हमारे मशीन पर उपयोग किए जाते हैं। समान हॉर्स पावर की 2 मशीनों के लिए उपयोग की जाने वाली कुल शक्ति 360 रुपए है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 360 का भी 1/2 हो जाएगा, यानी कि 180।
ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमको गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके मशीन आवर रेट्स निकालेंगे। ठीक है, तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आवर रेट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। ठीक है, इसमें वो हेडिंग वही रहेगी जो मैंने आपको बताई थी। किस तरीके से इसमें टेबल बनाएंगे, तरीका हमारा वही रहेगा पहले वाला। ठीक है, तो मशीन आवर रेट कंप्यूटेशन करेंगे तो इधर पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे अमाउंट पर मंथ, क्योंकि मंथली बेसिस पे हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और इधर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मशीन के रनिंग आवर्स भी हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या थोड़ी सी एक दो लैंग्वेज में मिस्टेक थी, मैं आपको बता देता हूँ। वो कह रहे कि समान हॉर्स पावर की दो मशीनों पर जो व्यय राशि है वो 360 रुपए हुए। कितने हुए, समान हॉर्स पावर की दो मशीन जो है, दो मशीनों के लिए उपयोग की जाने वाली कुल शक्ति कितनी हुई है, हुई है 360। ठीक है, अब ध्यान रखना है मशीन पर एक दो चीजें और नहीं मैं बता दूं। मान लेते हैं कि मशीन पर अप्रत्यक्ष श्रम 50 रुपए लगा है, इनडायरेक्ट वेजेस कर दो 50 रुपए मान लेते हैं। इनडायरेक्ट वेजेस कितनी हुई हमारी, 50 रुपए हुए हैं। और हम मान लेते हैं मरम्मत और रख रखाव के 40 रुपए हुए हैं। मशीन पर मरम्मत और रख रखाव के कितने रुपए हुए हैं, 40 रुपए हुए हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। इसको बोलेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मान लेते हैं कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे कितने हुए, 40 रुपए हुए, इनडायरेक्ट वेजेस 50 रुपए हुए। ठीक है, अब एक मशीन की हमको क्या करना है, कंप्यूटर मशीन आवर रेट, और हमें मान लेते हैं कि इसके एक माह में 200 घंटे काम करने की आशा है। क्यों मान लेते हैं कि इस मशीन के एक माह में 200 घंटे काम करने की आशा है। ठीक है, इनके एक माह में 200 घंटे कार्य करने की आशा है। आप मशीन घंटा दर घंटा दर की गणना कीजिए। घंटा दर की हमको यहाँ पर क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, क्वेश्चन हमें पूरा दे रखा है। अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर अपना पर्टिकुलर्स आ जाएगा। यहाँ पर एक्सपेंसेस पर मंथ आ जाएंगे, और यहाँ आ जाएगा हमारा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मशीन आवर रेट निकाल रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है। यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रनिंग आवर्स लिखेंगे, जो हमें कितने दे रखे हैं, रनिंग आवर्स हमें 200 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, मशीन आवर रेट के रनिंग आवर्स कितने हैं, 200 दे रखे हैं हमको। ठीक है, यहाँ आ जाएगा अपना पर्टिकुलर्स। यहाँ आ जाएंगे एक्सपेंसेस, जो भी हम टोटल कर रहे हैं मशीन आवर पे खर्चे कर रहे हैं, वो आ जाएंगे अमाउंट रुपीज पर मंथ। और यहाँ आ जाएंगे प्रत्येक के ऊपर निकालेंगे अगर हम, तो रेट पर आवर आ जाएगी। प्रत्येक के ऊपर अगर हम निकालेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, रेट पर आवर आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पर खर्चे आएंगे ना, उसमें 200 का डिवाइड कर देंगे, तो रेट पर आवर आ जाएगी। ठीक है, जनरली हम क्वेश्चन सोल्व करते थे क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था स्टैंडिंग चार्जेस और मशीन आवर्स दो प्रकार के होते हैं। तो स्टैंडिंग चार्जेस जो होते हैं उनको एक साथ लिख के फिर टोटलिंग में हम 200 का डिवाइड करेंगे, तो इनकी पूरी आ जाएगी, और फिर मशीन आवर्स में हम एक एक का भी इंडिविजुअल निकाल लेंगे। ठीक है, तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को एक एक करके।
ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को समझते हैं एक एक करके वापस सिस्टमेटिक तरीके से। तो हमारे दो प्रकार के चार्जेस हो गए। पहले तो हो जाएंगे स्टैंडिंग चार्जेस। पहले कौन से हो जाएंगे? स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। और दूसरे कौन से हो जाएंगे? दूसरे हो जाएंगे हमारे मशीन चार्जेस। कितने हो जाएंगे? स्टैंडिंग चार्जेस और दूसरे हो जाएंगे मशीन चार्जेस, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, हम स्टैंडिंग चार्जेस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि स्टैंडिंग चार्जेस और मशीन आवर्स दोनों में क्या डिफरेंट बताया मैंने? दो डिफरेंट बताया। मैंने कहा स्टैंडिंग चार्जेस हमेशा समय के हिसाब से रहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये हमेशा समय के बेसिस पर ही चलेंगे। जबकि मशीन आवर्स क्या होते हैं? मशीन से संबंधित होते हैं, मशीन जितनी चलेगी तो ही वो मशीन आवर्स में जाएंगे। इसीलिए डेप्रिसिएशन मशीन के ऊपर कैसा लगाते हैं? जैसे जैसे मशीन चलती है वैसे चलाते हैं। लेकिन स्टैंडिंग चार्जेस के बारे में आपको मैंने एक बात बताई थी, ये समय से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? समय से। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को वापस पढ़ते हैं। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है कि कारखाने में मशीन जो थी वो 10,000 रुपए की थी और 500 रुपए हमें बाद में लास्ट में मिलेंगे और 20,000 एक घंटे काम करेगी। इस क्वेश्चन को मैंने उसी टाइम सोल्व किया था। ये हमारे मशीन आवर्स में जाएगा। देखो मशीन की कीमत कितनी है, तो इसको 16 ऐसे करेंगे। कॉस्ट ऑफ मशीन, तो देखो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड आवर्स। कॉस्ट कितनी दे रखी है? 10,500 माइनस 500 रुपए क्या दे रखे हैं? स्क्रैप वैल्यू, और 20,000 घंटे ये चलेगी। तो कितना आएगा आंसर? 10,500 में से 500 चले जाएंगे तो आ जाएगा 10,000 और 20,000 रुपए चलेगी। तो देखो इसको सोल्व कीजिए आप, 4 जीरो से 4 जीरो, ठीक है 0.5। इस तरीके से एक एक का निकालना है आपको, जैसे ये मैंने बताया ना, इस तरीके से आपको एक एक का यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो देखो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडिंग चार्जेस। तो देखो ये तो इसमें मशीन आवर्स में जाएगा, ये किस में जाएगा? ये मशीन में जाएगा, क्योंकि ये मशीन एक्सपेंसेस से रिलेटेड है तो ये हमारा मशीन में जाएगा। तो इसको तो अभी देखना ही नहीं। सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस की बात करें तो देखो इसमें बात करेंगे सबसे पहले रेंट की। रेंट देखो, क्योंकि रेंट तो मशीन से रिलेटेड नहीं, मशीन में तो बांट रहे हैं उसको, ठीक है। रेंट को देखना ही नहीं, आपको इस तरीके से एक एक सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कारखाना विभाग का किराया से, जो कि 800 रुपए पर मंथ है, और उसमें से विभाग पर कितना खर्च हो रहा है? 25%। और ये बात आपको मैंने पिछले बार बताई भी थी कि जितना विभाग से रिलेटेड है उसी को उसमें ले जाएंगे। तो देखो एक एक को सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर रेंट, ठीक है। रेंट हमारा कितना है? 800 रुपए का है ना, 800 रुपए का। इस 800 रुपए में क्या करेंगे? इसका 25%, 25%। तो 800 का 25% कितना हो जाएगा? 1/4, यानी कि 200 रुपए हो जाएगा। तो ये 200 रुपए हमारा पर मंथ आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसी समझो इसी रेंट को अगर यही सोल्व करना हो तो भी आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसका एक एक का निकालूं तो 200 अपॉन 200 हो जाएगा। तो रेंट कितना आ जाएगा? 1 रुपीज मशीन आवर रेट पर आ जाएगा। दूसरी अगर मैं बात करूं लेबर की, लेबर, ठीक है। लेबर कितनी लगी थी हमारे क्वेश्चन में? लेबर थोड़ी थी क्या? अच्छा वो तो इनडायरेक्ट वेजेस थी। ये हमारी लाइटिंग हो जाएगी, लाइटिंग। लेबर नहीं, इनडायरेक्ट वेजेस दे रखी, उसको डायरेक्ट वेज में बांटेंगे। 50 रुपए मैंने बताई थी, तो हमारी लाइटिंग हो जाएगी। लाइटिंग, लाइटिंग क्वेश्चन में दे रखी है हमको, ये रही। ये विभाग के लिए लाइट चार्ज, विभाग के लिए लाइट 80 रुपए हुए कुल मिलाकर, जिसमें 16 पॉइंट है और इनमें से केवल 4 अंक किससे? मशीन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? देखो जो हमारे 80 रुपए हुए हैं, 80 रुपए में से ये कह रहा कि 4 पॉइंट ही है 16 में से, किससे रिलेटेड? मशीन से रिलेटेड। तो 4/16 का मतलब ही 25% होता है। 80 रुपए लाइटिंग खर्च हुआ, जिसमें से ये कह रहे हैं कि 4 हमारे मशीन से रिलेटेड है, टोटल 16 पॉइंट है। तो 4 का मतलब क्या हुआ? 1:4 हो गया। 1/4 को हम क्या करेंगे? मशीन आवर रेट में बांट देंगे। तो मशीन आवर रेट में बांटेंगे, क्या करेंगे? भले मैं 4/16 बोलूं या 1/2 और 1/4 बोलूं, बात एक ही है ना। तो 80 का 1/4 कितना हो जाएगा? 20 रुपए। 20 रुपए हमारा किस पे खर्च हो जाएगा? लाइटिंग में खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो बाद इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर हमको दे रखी है, इसको बांटते किसमें? डायरेक्ट वेजेस में। लेकिन यहाँ पर तो एक ही पॉइंट है, यहाँ पर तो हमें अगर एक से अधिक बांटना हो तो बोले, लेकिन उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। तो इनडायरेक्ट वेजेस को हम सीधा का सीधा लिख देंगे। बाकी क्या होता है? इनडायरेक्ट वेजेस को किसमें बांटते हैं? डायरेक्ट वेजेस में बांटते हैं, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इनडायरेक्ट लेवल हमारी 50 रुपए हो गई। अब हमारी आ रही है सुपरवाइजर और उसकी सैलरी, जो मैंने आपको देखो यहीं पे सोल्व किया था।
क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी मैं सोल्व कर चुका हूं। देखिए अटेंडेंट की कितने हो जाएंगे, 100 का 1/2 और सुपरवाइजर का हो जाएगा 200 का 1/2, तो 50 और 100 उसमें चले जाएंगे। ठीक है, इसको यूं कर दो, सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, और यहां पर हो जाएगा अटेंडेंट सैलरी। अटेंडेंट का मतलब परिचय, घूमने वाला, तो मूल्यांकन करने वाला, अटेंडेंट सैलरी। तो मैंने बताया था ये दो मशीनों पे काम करते हैं, तो इस मशीन के लिए 1/2 हो जाएगा। सुपरवाइजर की सैलरी कितनी थी, 200 रुपए पर मंथ थी, इसका केवल 1/2 हो जाएगा। और अटेंडेंट की सैलरी 100 रुपए पर मंथ है, इसका भी 1/2 हो जाएगा। तो 200 का 1/2 हो जाएगा 100 रुपए, और 100 का 1/2 हो जाएगा 50 रुपए। ठीक है, तो स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर क्या क्या आएगा, रेंट हो गया, फ्लोर एरिया का 200 रुपए, क्योंकि 25% इस मशीन पे काम कर रहा है। लाइटिंग 80 है, जिसमें से 4 पॉइंट मशीन से रिलेटेड 20 रुपए हमने निकाल दिए। इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट लायक लेबर पे बांटना है, ठीक है, तो 50 रुपए हो जाएगा। सुपरवाइजर सैलरी है 200 रुपए, जिसमें से 1/2 हमारा किससे रिलेटेड है, मशीन से रिलेटेड है। और अटेंडेंट की सैलरी 100 रुपए है, जिसमें से 50 रुपए मशीन से रिलेटेड है। इसकी टोटलिंग करके हम जो रनिंग आवर्स है, इफेक्टिव रनिंग आवर्स का डिवाइड करेंगे 200 रुपए का, तो हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडिंग चार्जेस का पूरा खर्चा आ जाएगा। इसकी टोटलिंग करते हैं, 200 में 20 जोड़े तो 220, 220 में 50 जोड़ते हैं तो 270, 270 में 100, 370, और 370 में अगर हम 50 ऐड करते हैं तो आता है 420। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 420 की टोटलिंग है ना, ये टोटलिंग यहाँ आ रही है 420। इसमें से इफेक्टिव आवर कितने हैं हमारे, 200, 200 का आप डिवाइड कर दो, तो आप सोल्व कर दीजिएगा। तो सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 2 से 10 बार, 2 0 कट गया, 2 से कटेगा ये 21, इसमें 10 का डिवाइड करो तो 2.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.1 हमारा क्या आ जाएगा, इफेक्टिव मशीन हमारा स्टैंडिंग चार्जेस। ये तो हमारे स्टैंडिंग हो गए। ठीक है, अब दूसरे कौन से बच रहे हैं हमारे, दूसरे भी कर लेंगे। ये तो हमारे स्टैंडिंग चार्जेस हो गए। ऐसे कैसे हमको मशीन आवर्स निकालने, क्या निकालने, मशीन आवर्स। तो मशीन आवर्स में एक तो मैं डेप्रिसिएशन आपको ऑलरेडी सोल्व करवा चुका हूं, आएंगे हमारे मशीन आवर्स। दूसरे लिखो अपने मशीन आवर्स, पहले स्टैंडिंग चार्जेस हो गए, अब आएंगे मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस, तो मशीन एक्सपेंसेस को सोल्व करते हैं। अब देखिए बिना किसी देरी के बता देता हूं, मैंने बताया था मशीन के एक्सपेंसेस कैसे निकालते हैं। जो हमारी मशीन की कॉस्ट है, इसमें से स्क्रैप वैल्यू लेस हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमको ये बाद में वापस मिल रही है, ये बोल रहे हैं कि ये संभावना है कि 500 रुपए वापस मिलेंगे। डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड आवर्स। तो देखो हमारे क्वेश्चन में कॉस्ट कितनी दे रखी थी हमको, कॉस्ट दे रखी है हमको 10,500 रुपए की, कितनी, 10,500 रुपए की। इसमें से स्क्रैप वैल्यू कितनी मिलेगी, ये कह रहे हैं कि साल के एंड में 500 रुपए मिलेंगे। और हमारा एस्टिमेटेड आवर्स कितने बोला कि ये मशीन 20,000 घंटे काम करेगी। ठीक है, तो इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 10,500 में से 500 गया तो हमारा बचेगा 10,000। 10,000 डिवाइड बाय 20,000 करो, 10,000 डिवाइड बाय 20,000 करोगे तो सीधा मशीन आवर रेट आएगा हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से 0.5। कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये दे रखा था हमको, दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है हमको, ये हमने डेप्रिसिएशन निकाला है। ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं डेप्रिसिएशन। दूसरा हम क्या निकालेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जो हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस है इसका खर्चा निकालेंगे। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में हमको क्या बोल रखा है। ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 40 रुपए खर्चा रहेगा। कितना रहेगा, 40 रुपए रहेगा। तो 40 रुपए टोटल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 40 में मशीन का डिवाइड कर देंगे। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा आया हमारा 40 रुपए का। इसमें से हम क्या करेंगे, इफेक्टिव हमारे जो आवर्स है, रनिंग आवर्स एक मंथ के, उसको डिवाइड कर देंगे। 40 में 200 का डिवाइड कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो चला गया। ठीक है, अब क्या बचा, 4/20 बचा। 4/20 करो, यहाँ पर जीरो लग जाएगा, लगभग 0.8 आएगा। अगर 4/20 करते हो आप तो पॉइंट, कर देते हैं, देख लेते हैं, सेकंड वापस मिटा देंगे। 4/20, 4/5, 5 का 4 में भाग देंगे, नहीं जा रहा है, 0.0 आ जाएगा, एक जीरो जाएगा, 5 8 40, 0.8 आ रहा है, आ जाएगा पॉइंट। अब क्या बचा हमारा, मशीन आवर्स में डेप्रिसिएशन हो गया हमारा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया। तो तीसरा हमारा क्या बच रहा है,
इनडायरेक्ट वेजेस हमने लिख ही दिए, डायरेक्ट वेजेस बांट दिए, रिपेयर मेंटेनेंस को बांट दिए हैं। मशीन के 1 माह में 200 घंटे कार्य करने के आशा है। अब मशीन घंटा दर की गणना कीजिए। हाँ ये रहा, समान हॉर्स पावर के लिए, समझो समान हॉर्स पावर के लिए 2 मशीनों के लिए उपयोग की जाने वाली राशि कितनी है? 360 रुपए। जब 2 मशीन के लिए, समझना, जब 2 मशीन के लिए 360 रुपए है, समान हॉर्स पावर की 2 मशीनें हैं, इसके लिए टोटल कितना है? 360 है। तो हम क्या करेंगे, एक का निकाल देंगे, एक का कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा, और इस 180 में 200 इफेक्टिव आवर्स का डिवाइड कर देंगे। अभी चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो हमारा जो पावर दे रखा है वो दे रखा है 360, और ये दे रखा है हमें 2 मशीनों के लिए, तो इसको हम कर देंगे 180, तो यहां हम कर देंगे 180 अपॉन 200। तो भी आप सोल्व कर दो, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 18 अपॉन 20 हुआ, इसको सोल्व करना है 18 अपॉन, ये कट जाएगा 2 से 9 बार, और ये कट जाएगा 2 से 10 बार। फिर आया हमारा 9 अपॉन 10, और 9 अपॉन 10 का सीधा अर्थ निकाले तो क्या होता है? 9 आ जाएगा। अब ये जो इधर के साइड में आया ना, इसको हमें क्या करना है, केवल टोटली करनी है। तो देखो क्या आ जाएगा, 200, 220, 270, 370 और 420, 420 अपॉन 200 किया तो 2.1, तो हमारा टोटल स्टैंडिंग चार्जेस का क्या आएगा? मशीन आवर रेट आ गई, ठीक है। और इधर वाली सारी हो जाएगी, फिर ये 0.5 2.1 में ऐड हो जाएगी, फिर 0.5 ऐड हो जाएगी, और फिर ये 0.9 हो जाएगी। तो ये टोटलिंग में हमारी जितनी भी आएगी ना, टोटलिंग में जितनी भी आ रही है वो हमारी क्या हो जाएगी? मशीन आवर रेट की इफेक्टिव रेट हो जाएगी। कितने आ रहे हैं देख लेते हैं। 2.1 तो ये हो गई, 2.1 में अगर 0.5 को मैं ऐड करता हूँ कितना होता है? 2.6, 2.6 के अंदर में 0.8 को ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 0.6 में ऐड हो जाएगा तो 3.6, और 3.6 के अंदर 9 को ऐड करता हूँ तो 4.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4.5 आ जाएगी, और ये 4.5 हमारी क्या आ जाएगी? इफेक्टिव मशीन आवर रेट आ जाएगी। और समझ में आया आपको? इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व किया जाता है। तो आज के इस सेशन के अंदर हमने क्या किया, मशीन आवर रेट के दोनों ही मेथड को समझा है कि कैसे स्टैंडिंग चार्जेस निकाले जाते हैं और कैसे मशीन आवर्स निकाले जाते हैं। और मैंने क्या बताया आपको, उसका आधार पता होना चाहिए कि रेंट को फ्लोर एरिया में बांटेंगे और जितना मशीन से संबंधित उतना ही बांटेंगे, लाइटिंग को पॉइंट में बांटेंगे, लाइट पॉइंट में, और जितने मशीन से रिलेटेड उतना ही बांटेंगे। ऐसे ही सारे चलते रहेंगे। डेप्रिसिएशन तो हम जो मेथड लगाते थे डेप्रिसिएशन के मेथड में वैसे चलाना है। यहाँ पर मशीन आवर्स है, वहां पर एस्टिमेटेड ईयर होते हैं, बस ये फर्क है। और वहां हम लगाते थे कॉस्ट वैल्यू माइनस स्क्रैप अपॉन यूजफुल लाइफ, यहाँ आ जाएंगे यूजफुल आवर्स, बस ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस को हमने बांट दिया। तो इस तरीके से जो है वो हमने मशीन आवर रेट को लगभग पूरा कर लिया है। अब मशीन आवर रेट का छोटा सा एक पॉइंट बाकी है जो हम कल की क्लास में थोड़ा देख लेंगे। वहां पर हमको जब एक से अधिक मशीन होती है तो संयुक्त मशीन घंटा दर कैसे निकालते हैं, और आइडल टाइम कैसे होता है मशीन के अंदर, मशीन से रिलेटेड कुछ अन्य छोटे छोटे पहलू है जो बच रहे हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आज की क्लास को हम यहीं पर पूरा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी।